हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हेलो जी, हेलो सदाकत, हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग बेटा जी, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो जितने क्वेश्चंस हमने कर लिए थे बेटा उसके आगे हम करेंगे और आगे की चीजों को पढ़ेंगे, बढ़िया से सीखेंगे। ओके, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो नागेंद्र गोस्वामी जी, हेलो अंतिमा, हेलो एमबी, हेलो डॉक्टर साहिबा, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। हेलो आसमा जी, हेलो गुलफाम, हेलो समरीन, हेलो माही, संदीप, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा अब हम यहाँ पर वापस से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और आज की क्लास को फिर से एक और बार समझेंगे। ओके, और आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग, हेलो जुनेद, हेलो हेलो बनीता, हेलो मुस्कान, पायल, नावेद, निर्मा, आकाश, अंकिता जी, गुड इवनिंग। तो अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर आज के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। हेलो दिलीप। ओके, मिस हो गए एक्स्ट्रा क्लास। यार देखो ध्यान से, एक्स्ट्रा क्लास कोई भी क्लास, देखो मैं वैसे भी आपकी ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे पता है आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम रहता होगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो मैं ऑलरेडी परहेज करता हूं। मैं क्लास तभी लेता हूं कि जब मेरे को लगता है कि हाँ इनकी क्लास लेनी चाहिए एक्स्ट्रा। ओके, अदरवाइज मैं नहीं लेता हूं। ठीक है, ओके। तो आप वो क्लास भी अगर नहीं लेते हो तो फिर दिक्कत रहेगी बेटा। ओके, तो रेगुलर आया करो। 2 बजे मैंने क्लास ली थी बेटा। हाँ जी, मैंने 2 बजे क्लास ली थी। अब आगे देखो, आगे की कहानी। तो अब हम क्या कर रहे थे, शून्य कोटि की अभिक्रिया पर आधारित प्रश्न कर रहे थे और फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। तो बात हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट करी थी और पिछले लेक्चर में मैंने आपको तरह तरह के क्वेश्चंस करवाए थे। जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो करवा दो बेटा, वो तो आप खुद को करने हैं। ठीक है, जो मैंने छोड़ दिए थे ना वो आप खुद को करने। ओके, मैं यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया में जितनी बातें कर ली थी उसके आगे की बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आज भी करेंगे। ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन ये स्टार्ट हुआ था ना, इसके पहले के तो आपको करने मैंने करवा दिए। अब इसके बाद के ये अभी करेंगे और फिर कुछ और क्वेश्चंस और मैं लेके आया हूं। तो यहां पर शून्य कोटि की अभिक्रिया में, शून्य कोटि की अभिक्रिया में बेटा हमने क्या पढ़ा था। शून्य कोटि की अभिक्रिया में मैंने आपको यह पढ़ाया था कि सर ऐसी अभिक्रिया, जैसे कि मान लो यहां पर ऐसे कोई उत्पाद बन रहा है, तो वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मतलब इस अभिक्रिया की जो दर होगी वो के ए की सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो इसकी घात 0 हो जाएगी। तो ये थी आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया। और फिर इसके अंदर हमने अलग अलग समीकरण निकाले थे। अवकलित समीकरण आया था -dA/dt बराबर में के ए की पावर 0, तो ये था अवकलित समीकरण। फिर इसके बाद हमने यहां पर एक सरल रेखा वाली समीकरण भी देखी थी। AT टी समय पे सांद्रता बराबर A0 माइनस KT, एक समीकरण हमने ये देखी थी। यह समीकरण भी इंपॉर्टेंट है। यह T समय पे सांद्रता है, यह प्रारंभिक सांद्रता है और यह वेग स्थिरांक है और यह टाइम है। ये क्या है, T समय पर सांद्रता। ओके, T समय पर सांद्रता और यह T बराबर 0 पर सांद्रता। ओके, ये देख लिया था। अब इसके बाद फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इन तीनों बातों के बाद फिर मैंने आपको एक समीकरण और इजाद करवाई थी, x बराबर KT, जहां पर x क्या है बेटा, उत्पाद में परिवर्तित होने वाली A की मात्रा। ओके, और K वेग स्थिरांक है, T टाइम है। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब आधा क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए। टी हाफ वह समय होता है जब आधा क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए, ये नहीं कि आधा बच जाए। यहां पर उत्पाद में कन्वर्ट होने में लगना, जितना अर्ध आयुकाल मतलब आधा उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पे टी हाफ का मतलब क्या है, वह समय
जब लेक्चर 3 की स्लाइड डलवा दो बेटा, हैंड टू हैंड नहीं डल पाती है, हैंड टू हैंड नहीं डल पाती है, ठीक है, वो डल जाएगी आपके, टेंशन मत लो विद्यासागर। टी हाफ वह समय है जब आधा क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो गया होगा। ओके, अब तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो आया था बेटा A0/2K। तो हमने यहां पे देखा था कि टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती था। ओके, इतनी बात मैंने आपको पढ़ा दी थी। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, टेस्ट का सिलेबस भाई बता चुका हूं, विलियन वाला चैप्टर है, रासायनिक बलगतिकी है, कल तक जितना हमने पढ़ा था शून्य कोटि की अभिक्रिया तक आएगा, और इसके बाद विद्युत रसायन वाला चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग के 3-4 क्वेश्चन उसके हैं। अब आगे की कहानी, तो यहां पर 3 पेज छोड़ दूं हो जाएगा यार। अब पेज का तो बेटा मैं कैसे बताऊं आपको, मैंने आपको इसीलिए 2 दिन पहले एडवांस में बता के चल रहा था कि आपकी मैं क्लास लूंगा गुरुवार को, 2 दिन पहले से मैं बता के चल रहा हूं। ओके, 2 बजे की क्लास छूट गई, कितना पढ़ाएं बेटा, 5 पेज छोड़ दो, 5 पेज छोड़ दो, 5 पेज छोड़ दो। जो उदाहरण में क्वेश्चन नहीं हो पाया उसका क्या करें बेटा, उसका आप डाउटनट ऐप पे स्कैन करो, कर लेना, ठीक है। ओके, 4 से 5 पेज छोड़ दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है, अगर बाई चांस किसी के एक में कम ज्यादा हो जाए, 4 से 5 पेज छोड़ दो, हो जाएगा। अब जैसे कि बेटा मैं आपको पूछता हूं टी हाफ, ये क्या है, ये वह समय है जब आधा क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो गया होगा। तो इसी तरीके से आप मुझे ये बताओ टी 3/4 क्या है, टी 3/4 क्या है, इसका क्या मतलब समझते हो आप, ये लिखो, टी हाफ क्या है, जब आधा क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए, और टी 3/4 क्या है, फिर ये बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, यहां से स्टार्ट कर दो बेटा। टी हाफ क्या है, टी हाफ क्या है, जब आधा क्रियाकारक, वह समय जब आधा क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए, वह समय जब आधा क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए, तो ये है, तो ये क्या है, वह समय जब 3/4 क्रियाकारक शेष बच जाए, या 3/4 क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाए। सोचो इसका क्या मतलब है, T3/4 का मतलब क्या है कि सर 3/4 उत्पाद में कन्वर्ट हो गया या 3/4 बच गया, सोचो बेटा, अभी यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है, इससे पहले तो मैंने रिवीजन करवाया है। बताओ, वह समय, यह वह समय है जब 3/4 क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए, तो बचा हुआ कितना बचा है, अरे बचा नहीं है ना, यही तो मैं बोल रहा हूं, 3/4 कन्वर्ट हो गया है, तो बचा हुआ कितना हुआ, 1/4, ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ है, यह वह समय है, वह समय, इसको लिख लो, वह समय जब क्रियाकारक, जब 3/4 क्रियाकारक, या क्रियाकारक का 3/4 भाग क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए, उत्पाद में परिवर्तित हो। ठीक है, 3/4 प्रोडक्ट में बदल जाए। ओके, हाँ या ना, तो x का मान कितना होगा, यहां पर x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा, जैसे कि यदि प्रारंभिक सांद्रता A हो तो T बराबर, जैसे कि A से यहां पर उत्पाद बन रहा है बेटा, ओके,
तो t बराबर 0 पर सिर्फ a ही रहेगा, ये 0 रहेगा, हाँ या ना। t बराबर t हाफ पर इसमें से आधा क्रियाकारक निकल जाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। t बराबर 3/4 पर, मतलब इसमें से इसका 3/4 भाग निकल चुका है और 3/4 उत्पाद बन चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो रिएक्टेंट देखो ध्यान से कितना बचा, 1 में से 3/4 चला गया, 1/4 बच गया, a/4 बचेगा और इतना उत्पाद बनेगा। समझ आया, क्या मेरी बात क्लियर है। पहले ये समझ लो, इन शब्दों का मतलब समझो आप। हाँ बेटा बिल्कुल काफी है, हाँ जितना निकलेगा उतना बचेगा। अरे भाई पूरा 1 था, 100 में से 1 में से 3/4 हटा दिया तो 1/4 बच गया ना, तो यहां पर a/4 आ गया ना। बोलो समझ पा रहे हो मेरी बातों को। अरे पहली स्लाइड है पगले, ठीक है, ताकि मैं इन शब्दों का मतलब समझा सकूं आपको कि यार इसका मतलब क्या है। अब जैसे कि देखो ध्यान से बेटा, हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं डालना, बस केवल यहां पर मैं आपको कुछ चीजें ये बता रहा हूं, ठीक है। हेडिंग तो हमने जो पढ़ा था ना, अभी क्वेश्चन लगाएंगे, हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना पिछली क्लास में, तो वहीं से आगे बढ़ाऊं। तो यहां पे भाई हाफ मतलब आधा उत्पाद में कन्वर्ट हो गया, 3/4 उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से इसी में आगे कंटिन्यू करना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं एक पेज वापस से ऐड कर रहा हूं। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो t 99%, इसका क्या मतलब है। t 99%, इसका क्या मतलब है। t 99%, इसका क्या मतलब है। वह समय जब 99% उत्पाद एक ही मात्रा 99% कन्वर्ट हो गई हो, हाँ या ना। ए का 99% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये वो समय नहीं है कि 99% बच गया, ये वो समय है कि 99% खत्म हो चुका है, 1% बचा है। वेरी गुड, हाँ जी। वह समय जब क्रियाकारक का 99% भाग उत्पाद में बदल जाए। तो इन शब्दों को जरूर समझना बेटा, ठीक है, ओके। तो अब चलिए हम आगे की चीजों को क्लियर करते हैं। पीछे वाला नहीं लिखा, अरे लिखो भाई लिखो, ठीक है, क्योंकि कई बार, क्योंकि देखो ये तो आधा है ना, तो आधे में कंफ्यूजन होता है, बचेगा भी आधा निकलेगा भी आधा। लेकिन यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार t 3/4 क्या है, वह समय जब 3/4 उत्पाद में कन्वर्ट हो गया, बचा हुआ वाला नहीं है, ठीक है। इन बातों को समझो, क्योंकि t हाफ में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वह समय जब आधा बचा ना, ये वो समय जब आधा कन्वर्ट हो गया, दोनों में फर्क है। अब यहाँ पे 3/4, इसमें आप सोचते 3/4 बच गया ना, 3/4 बचा नहीं, 3/4 खत्म हो गया, ये ध्यान रखना है। इन शब्दों का मतलब समझो, क्लियर हो गया, ओके। अब आगे देखो, तो ये तो खत्म हो गया, तो बचा हुआ 1%, डन। अब जैसे कि देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन हमने, ओके। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की सांद्रता, ठीक है, और समय के बीच में आरेख याद है आपको। एक समीकरण हमने देखी थी, AT बराबर A0 माइनस KT। तो ये T समय पे सांद्रता थी, ये प्रारंभिक सांद्रता थी, ये वेग स्थिरांक था और ये टाइम था। तो बेटा यहां पर ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था कि यहां से स्टार्ट कर ले हम कि T समय पे सांद्रता और टाइम के बीच में ग्राफ, तो एक ऐसी ऋणात्मक प्रवणता वाली, इसकी ढाल कैसी है, नेगेटिव है, माइनस का K है, हाँ या ना। तो y बराबर C माइनस mx रूप का ये ग्राफ आया था।
ओके, तो यहां पर ढाल कैसी है, ऋणात्मक है, प्रवणता कैसी है, ऋणात्मक है, और अंतखंड जीरो नहीं है, अंतखंड यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई है, y अक्ष पर काटा गया अंतखंड, यह है आपके पास ए नोट। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इतना हमने कर लिया था। अब आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये तो करा दिया था महक, अब यहां से करना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मान इतना दे रखा है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अगर नहीं देता तो भी पहचान लेते मात्रक देख के कि यार ये मात्रक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का ही होता है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। हाँ या ना। मेरे 2 बजे का क्लास बैकलॉग हो गया तो 5 पेज छोड़ दे। अब अभिकारक की सांद्रता 25 सेकंड बाद 0.5 मोलर है, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, बताओ। इस क्वेश्चन को समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा, शेख नीट सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे। हाँ एक्स बराबर, बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करवाए तो हैं, अब यहाँ तो इस चैप्टर के करेंगे ना, वो तो आपको करने चाहिए ना। अब इस चैप्टर, अब देखो ध्यान से, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मान कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 की घात -2 मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ओके, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया ठीक है। यहां पर t बराबर 25 सेकंड पर क्या बोल रहा है वो, t बराबर 25 सेकंड पर किसकी, क्रियाकारक की सांद्रता हमको इतनी दे रखी है, मतलब AT का मान दे रखा है, t समय पर सांद्रता दे रखी है 0.5 मोलर। ओके, तो हम ये जानते हैं ना, चूंकि हम ये जानते हैं बेटा, t समय पर सांद्रता बराबर क्या होता है, ए नोट माइनस के टी, के गुणा टी। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रारंभिक सांद्रता। हमें ज्ञात करना है प्रारंभिक, जब t बराबर 0 था वो हमें ज्ञात करना है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो जो सूत्र पढ़े थे उन सूत्रों को याद करो। ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जो यहाँ पे लग सकता है, ये जिसमें t बराबर t समय पे सांद्रता, अरे बिल्कुल नो सफिशिएंट है भाई, सफिशिएंट है नारायण शर्मा, सफिशिएंट है, ठीक है। ओके, तो t समय पे सांद्रता 0.5, प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात करनी है। ओके, के का मान 2 गुणा 10 की घात -2। ओके, 25 सेकंड, 25 यहां पे रख दो। ओके, सोल्व करके AT का मान निकालो, क्लियर हो जाएगा। उसको इधर लेके आ जाओ, सोल्व करो। अच्छा, ये 10 की घात -2 नहीं चला जाएगा, 10 की घात, थोड़ा जल्दी कर दे इसको। हाँ जी, 0. इसको उधर भेज देते हैं। ए नोट बराबर हो जाएगा 5 + 2 गुणा 25। देखो मैंने इसको इधर भेज दिया, 10 की घात 2 को नीचे ले गया, माइनस का था प्लस हो गया, 100 हो गया। 10 की घात 2 का मतलब 100, 25 चौक 100, ठीक है। ये कट गया, अरे 0.5 था ना ये तो, हाँ जी। ओके, क्लियर हो गया। और 2 से कट गया ये 2 बार, तो 1/2। ए नोट बराबर 0.5 + 0.5 कितना हो जाएगा, ए नोट बराबर 1 मोलर। 1 मोलर बेटा, ए नहीं आएगा, डी आएगा, 1 मोलर आ जाएगा। देखो, अरे यार 25 दूनी 50, 50 का दुगना 100 ही तो होता है ना। यहाँ पे भी काटने में थोड़ा सा आप और फास्ट कर सकते हो। 50 दूनी 100, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है बेटा। ओके, हाँ उसको मैं और फास्ट कर सकता था, टुकड़े टुकड़े में किया और फास्ट कर सकते थे। वेरी गुड बेटा सृष्टि। ओके, तो यहां पर ये हो जाएगा कि प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। बोलो सर, क्वेश्चन में उत्पाद की सांद्रता लिखना चाहिए ना, आपको इनिशियल कितना क्रियाकारक बच्चा, भाई शुरुआत में 1 मोलर ले रखा था
और 25 सेकंड के बाद 0.5 रह गया। इसका हाफ लाइफ कितना है? क्या आप इस क्वेश्चन में बता सकते हो इसका हाफ लाइफ कितना है? 25 सेकंड है। पहले 1 मोलर था, 25 सेकंड बाद 0.5 बच गया, तो 0.5 खत्म हो गया, तो 25 सेकंड इसका हाफ लाइफ है। 25 सेकंड पे ये आधा रह गया ना, पहले 1 मोलर था शुरुआत में, लेकिन 25 सेकंड पे 0.5 रह गया, तो हाफ लाइफ 25 सेकंड है। वेरी गुड। क्वेश्चन कराते हैं तो तब हो जाते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। अर्धायु से भी कर सकते हैं। अर्धायु से क्यों करना है? अर्धायु तेरे को दी कहां रखी इसमें बेटा? अर्धायु दे कहां रखी है? ठीक। अब यहां पे अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को करो शून्य कोटि। अब शून्य कोटि के हिसाब से शून्य कोटि में जो फॉर्मूले लगे थे वो दिमाग में आने चाहिए। शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक, मतलब के का मान दे रखा है आपको 0.2 मोल, लीटर इनवर्स की जगह डेसीमीटर क्यूब इनवर्स आ गया, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। और हार इनवर्स, मतलब घंटे में बात चल रही है। यहां पे मात्रक देखो क्या है, हार इनवर्स, मतलब घंटे में रखना पड़ेगा। यहां पे घंटे में दे रखा है ये। ओके। अब दे रखा है टाइम, क्या दे रखा है 30 मिनट, लेकिन भाई बात तो घंटे में चल रही, तो यहां पे क्या कर दूं 30 का मतलब आधा घंटा, 1/2 हार। बोलो। ओके। 30 मिनट के बाद क्रियाकारक की सांद्रता, मतलब 30 मिनट के बाद इतने समय पश्चात सांद्रता इतनी हो गई, तो AT का मान दे रखा है कितना 0.05 मोल डेसीमीटर क्यूब, इसकी सांद्रता दे रखी है। तो प्रारंभिक सांद्रता मतलब वही A नोट का मान ज्ञात करना है। तो A की समीकरण है जिससे होगा, A की समीकरण है जिससे होगा। सर एक प्रॉब्लम है, साथ साथ करते हैं तो हो जाता है, लेकिन बाद में नहीं होता है। बेटा देखना, तू साथ साथ ऐसे लिखता है क्या, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो कोई सूत्र दिमाग में नहीं आना चाहिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया वाला ही सूत्र आना चाहिए। चूंकि हम जानते हैं ना AT बराबर होता है A नोट माइनस KT। AT का मान 0.05, A नोट का मान ज्ञात करना है, K का मान 0.2। ठीक है। टाइम उसी हिसाब से अपन ने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इसका मात्रक भी घंटे में था, इसको भी घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/2। ठीक है। तो ये 0.1 हो जाएगा, क्या 0.1 उसमें जोड़ दो, सही कर रहे हैं ना? हाँ जी। ओके। तो A नोट बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दो। 0.05 में क्या जोड़ दिया 0.1, पीछे 0 लगा दो, 0.10 और 0.5, 0.05, तो कितना हो गया ये 0.15 मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। ये आ गया क्या? ओके। ऑप्शन नंबर 2 हो गया क्या? कर सकते हैं। 100 कहां से लाए? अरे 100 कहां से लाया भाई, कहां से लाया था मैं 100? अरे बालक, 10 की घात -2 नीचे ले जाएगा, प्लस के 2 जाएगा ना। 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है 100। 25 दूनी 50, 50 से 100 काट दे 2 बार, तो बच्चे में 2 बच गया, तो 1/2 का मतलब 0.5। 100 कहां से लाए? अब यार देखो, मैं ये 1/10 की घात -2 नीचे ले जाओगे तो प्लस की 2 हो जाएगी ना, 100 हो जाएगा ना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई होती है RSS। T बराबर 30 सेकेंड। क्यों रखूं मैं T बराबर 30 सेकेंड? जो दे रखा है वो रखना भाई। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक क्या होता है? सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए होगा बताओ? आज दिन वाली क्लास में पढ़ाया था मैंने, सेकंड इनवर्स किसके लिए होगा? सेकंड इनवर्स किसके लिए होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये 0 ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर आज पढ़ाया था, और ये सेकंड ऑर्डर, तो हमें शून्य। ठीक है। दिन में पढ़ाया था ना के का मान
मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और यहां पर समय की पावर इनवर्स, तो n का मान रख दो, शून्य पूछा है तो शून्य के लिए निकाल दो। ठीक है, अगला, अब इस क्वेश्चन को करो, अब इस क्वेश्चन को करो, ए से बी बन रहा है, वेग स्थिरांक का मान इतना दे रखा है, बताओ इसकी कोटि क्या है। पहले तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी बेटा? ठीक है गुनगुन, वेरी गुड बेटा। इस क्वेश्चन में जरा आप ये देखो, ए से आपको बी दे रखा है, इस अभिक्रिया की कोटि बताओ क्या है। मोलर सेकंड इनवर्स, इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? मोलर, मोलर मतलब मोल पर लीटर। अरे मोलर सेकंड इनवर्स हमने भी तो पढ़ा है ना, शून्य कोटि है, जीरो कोटि है। अरे मोलर मतलब मोल लीटर इनवर्स होता है कि नहीं होता है? मोलर का मतलब मोल पर लीटर, मोलर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसका है? जीरो ऑर्डर का ही तो है, शून्य कोटि, मतलब ये अभिक्रिया शून्य कोटि की है। हाँ या ना? सर आप इजी करवाते हो, हमारे लिए टफ डालते हो। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें जरा देखो ध्यान से, ए से बी बन रहा है। अच्छा पहले तो क्वेश्चन समझ लें, अभिक्रिया ए से बी हो रही है, वेग स्थिरांक दे रखा है इसका, ए की सांद्रता 5 मोलर है, मतलब ए की सांद्रता 5 मोलर थी, 20 मिनट बाद बी की सांद्रता कितनी होगी? तो हमें पता है भैया t बराबर 0 सेकेंड पर इसकी सांद्रता कितनी दे रखी है? 5 मोलर दे रखी है, ये तो 0 है। आपको क्या ज्ञात करना है? t बराबर 20 मिनट के बाद, 20 मिनट, देखो यहां सेकंड में दे रखा है, यहां सेकंड में दे रखा है, यहां सेकंड दे रखा है, तो यहां पर क्या मेरे को 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए? करेंगे आगे कन्वर्ट। तो देखो 20 मिनट बाद कितनी रह जाएगी? भाई प्रारंभ में 5 थी, बाद में कितनी हो गई? 5 में से x मात्रा निकल गई, x उत्पाद बन गया, तो ये x का ही मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कर लेंगे काम हो जाएगा। इस x का ही मान ज्ञात करना है, काम हो जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है 120 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, गजब, 120 सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया आपको? आपको इस x का मान ज्ञात करना है, आपको इस x का मान ज्ञात करना है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सर हमें पता है भैया t बराबर 0 सेकंड पे इसकी सांद्रता। ओके, मारो सर, पकड़ के मारो। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, आपको यहां पर इसकी सांद्रता बतानी है। सर रोज क्वेश्चन करवाया करो। बेटा रोज क्वेश्चंस नहीं कर सकते ना, पढ़ना भी तो पड़ेगा। अब यहां पे आप आराम से x बराबर kt रख करके मान निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो t समय पे सांद्रता इतनी है, प्रारंभ में इतनी थी, x बराबर kt लगा के भी निकाल सकते हो, x बराबर kt से भी कर सकते हो, या पहली वाली से भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी हो गया। अरे भाई t बराबर, देखो हमने ये भी पढ़ा हुआ है, चूंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है at बराबर a नोट माइनस kt, तो आपको t समय पे सांद्रता, a की सांद्रता कितनी है भैया? a की सांद्रता इतनी है, 5 माइनस x, इसकी प्रारंभ में सांद्रता कितनी थी? 5 थी, k का मान ये रहा 0.6 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये रख दो। t का मान 20 मिनट, अब 20 मिनट को 20 मिनट, 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, 60 ऐसे गुणा कर दो, यहां से निकाल लो। ठीक है, ये 5 से ये 5, छम छम, x बराबर kt तो बच गया, ये माइनस से माइनस छम छम। ठीक है, तो यहां पर x बराबर कितना बच गया? 0.6 गुणा 10 की घात माइनस 2, और ये हो गया 1200। ठीक है, ओके।
हाँ जी, 12 छंग 72, ठीक है, 12 छंग 72, ओके, 7.2, ठीक है, 0.72 आ जाएगा, ठीक है, 0.72 आ जाएगा, 0.72 मोलर आ जाएगा, ओके। हाँ या ना, x बराबर केटी से भी कर सकते हो ना बेटा, क्योंकि वो तो कट आ जाएगा, वो तो कट आ जाएगा ना, देख 5 से 5 कट गया तो x बराबर केटी बच गया ना, ये और ये तो कट गया था, इसमें 5 5 तो कट ही गया था, तो x बच गया, ये k बच गया, ये t बच गया, 5 तो वैसे कट गया था, ठीक है, x बराबर केटी से कर लो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आपको बेसिक पता है तो आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेस तो यहीं से आया था, ठीक है, ओके। अब अगर अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का दुगना कर दिया जाए तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल क्या होगा। हाँ जी, अर्धायु काल शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो अर्धायु काल का सूत्र क्या होता है, टी हाफ बराबर ए नोट अपोन में A0 2K। क्या ये सूत्र पढ़ा है, क्या ये सूत्र पढ़ा है, अगर प्रारंभिक सांद्रता को दुगना कर दे तो शून्य कोटि, हमें पता है ना शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, कल भी पढ़ा था, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती ना, तो अगर सांद्रता बढ़ा देंगे तो दर भी बढ़ जाएगी, डन, ओके। ये वाला क्वेश्चन ये तो वही आ गया ना, 2015 में आया था तुम्हारे, ए बी वेग स्थिरांक कितना दे रखा है, ए की सांद्रता इतनी है, तो यहां पर आ जाएगा इसका 0.72, 0.72। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, डन है क्या, ओके। पढ़ लें अब आगे। तो क्या बेटा शून्य कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड कोई डाउट है तुम्हारा, शून्य कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड कोई डाउट है आपका, शून्य कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब आगे पढ़े, अब आगे पढ़े, ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा सा अब वापस से शांति में बैठो और आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया भाई हमने खत्म कर दी, अच्छे से ले दे के इसको निपटा दिया, सूद दिया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हेडिंग डाल लो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो, या वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर डिपेंड करता हो, ठीक है। तो लिख लो, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो या वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर, अभिक्रिया वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता हो, पर निर्भर करता हो, प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। होती है जैसे कि ए आपका क्रिया कारक है, ये दे रहा है आपका उत्पाद, प्रोडक्ट दे रहा है,
ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए जो दर है वो क्या आ जाएगा, k a की पावर 1। हाँ या ना, क्यों, अगर ये प्रथम कोटि की है तो। ठीक है, यहां पर एक क्या है इसकी, a के सापेक्ष कोटि, क्या है, कोटि। अब दर ऐसे भी लिखते हैं और दर दूसरी तरीके से भी लिखते हैं, a के विलुप्त होने की दर भी तो इसी के बराबर आएगी। हाँ है ना, फिर वहां से अवकलित समीकरण वगैरह वगैरह बाकी चीजें हम देखेंगे। क्या इतना बेसिक समझ में आया? कोटि का मान कितना होगा यहाँ पर, 1। अब देखो कौन कौन से ऐसे उदाहरण होते हैं जो प्रथम कोटि के होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद रह जाए तो बढ़िया बात है, डायरेक्ट काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब कुछ उदाहरण, हाँ जी, जैसे कि N2O5 का वियोजन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। N2O5 का वियोजन, N2O5 को जैसे ही ब्रेक किया जाता है बेटा तो ये टूट करके क्या देता है, NO2 देता है प्लस O2 देता है, NO2 and O2। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको लिखवाया, यहां से 2 से गुणा कर दो तो ये 2 हो जाएगा, ना 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 4 हो गए ना नाइट्रोजन, यहाँ 4 नाइट्रोजन हो गए। ओके, ऑक्सीजन कितने हो गए, 10, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, बैलेंस है। ठीक है, ओके। अब अगला, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है। ठीक, मतलब इसका गुणांक देखो, इसका गुणांक दिखने में तो 2 है, आपको कोटि 2 दिखनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हम मान लेते ये केवल प्राथमिक रिएक्शन है, तो प्राथमिक रिएक्शन है तो मैं रेट क्या लिखता, रेट ये लिखता के ए की पावर जो भी यहां पर घात है। लेकिन हमें पता है कि यार इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, ये कहां पता, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वो तो रिएक्शन मैकेनिज्म से डिसाइड किया जाता है। जो धीमा पद होगा फिर वो आएगा। तो जिन्होंने 2 बजे वाली क्लास नहीं देखी है, प्लीज 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 2 बजे वाली क्लास भी जरूर देखें। ये हो गया, N2O5 इस तरीके से कन्वर्ट होगा। एक H2O2 का विघटन, H2O2 को जब गर्म किया जाता है बेटा, ये टूट करके क्या देता है, H2O देता है प्लस O2 देता है। यहां पर भी बैलेंस करने के लिए 2 लगा लो, तो ये भी इसी का उदाहरण है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक एस्टर का जल अपघटन पढ़ाया ना हमने, एस्टर CH3COO C2H5OH, COO C2H5। जब इसको हम जल में घोलते हैं अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में, H+ आयनों की प्रेजेंस में, तो ये एस्टर क्या देता है, अम्ल देता है और एल्कोहल देता है। एक तो देता है अम्ल, एसिटिक अम्ल, और एक देता है एल्कोहल C2H5OH। तो ये भी छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, लेकिन है तो प्रथम कोटि की ना। और एक सभी रेडियो एक्टिव क्षय, सभी रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। जैसे कि यूरेनियम नाभिक, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो इस प्रकार से टूट रहा है, उस प्रकार से टूट रहा है, कैसे भी टूट रहा है, वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, ध्यान रखना। रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण होता है। डन है मामला, इतनी ये 4 अभिक्रियाएं काफी है, याद रह जाए तो बढ़िया बात है। ओके, क्लियर। अब आगे देखते हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहां पे देखेंगे इनकी अवकलित समीकरण, फिर समाकलित समीकरण, ग्राफ। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, बहुत अच्छे अच्छे अभिक्रियाएं आएगी, अच्छे से उनको समझना है, क्लियर करना है। ओके, तो अब यहां पे बात करेंगे सबसे पहले अवकलित समीकरण। अवकलित समीकरण, अवकलित समीकरण, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक कोई क्रिया कारक है, ये कोई उत्पाद देता है, दे दिया उत्पाद, ठीक है। तो t बराबर 0 पर, इनिशियल t बराबर 0 पर जो प्रारंभिक सांद्रता है वही हम पहले की तरह मान लेंगे, लेकिन यहां थोड़ी मैं और डिटेल लिख दूंगा। प्रारंभिक सांद्रता
जो हम क्या लेते हैं जनरली A0 लेते हैं। ओके, प्रारंभिक सांद्रता को A0 से दर्शाते हैं। मान लिया वो हमने A ले ली, ये बना ही नहीं तो 0। ओके, T बराबर T सेकेंड पर सांद्रता। अब T बराबर T सेकेंड पे सांद्रता को अपन कैसे दर्शाते हैं? AT, ऐसे दर्शाते हैं। ये T समय पे सांद्रता है। तो मान लो A में से X मात्रा निकल गई तो X ही बन गया। तो यहां पर प्रारंभिक सांद्रता है ये, और ये T समय पे सांद्रता है। तो अब हमें तो पता है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्रिया कारक की सांद्रता की पहली घात के समानुपाती होगा, हाँ या ना? तो दर क्या होगा? के A की पावर 1 इसके समानुपाती होगी। यस और नो? अब दर ऐसे भी लिख सकते हैं और A के पदों में भी लिख सकते हैं। A घट रहा है, माइनस dA/dt बराबर भी के A की पावर 1। क्या यहां पर ये समीकरण आ गई? dx/dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसका अवकलित समीकरण, अवकलित समीकरण, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अवकलित समीकरण, माइनस dA/dt बराबर के A की पावर 1। समझ में आया? ये अवकलित समीकरण हो गया, ये अवकलित समीकरण हो गया। तो यहां पर आप क्या समझ पा रहे हो कि यार दर के एक स्थिरांक है, हाँ या ना बोलो? स्थिरांक है। अगर A की सांद्रता बढ़ाता जाऊं क्या दर बढ़ती जाएगी? इस समीकरण में आप देखो कि यार ये जो दर है भाई, घटने की दर हो बढ़ने की दर हो, दर तो दर है ना, वो A के डायरेक्ट समानुपाती है। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग A की सांद्रता के समानुपाती होगा। A की सांद्रता बढ़ाते जाओगे दर बढ़ती चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि यार दर A की सांद्रता के समानुपाती है? अर्थात यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो दर है वो समानुपाती है। तो लिख लो नीचे जगह पर, इतना लिखने के बाद, अतः फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए दर A की सांद्रता के समानुपाती होती है। A की सांद्रता के समानुपाती होती है। क्रियाकारक एक मतलब क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? समानुपाती वाला। तो पहला ग्राफ, अगर मैं इधर ले लू रेट अभिक्रिया की दर और यहां पर ले लू क्रियाकारक की सांद्रता, तो बेटा आप मुझे बता सकते हो तो सांद्रता बढ़ाने पर क्या दर बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि समानुपाती का चिन्ह है दोनों के बीच में। यस, तो दर बढ़ती चली जाएगी। y बराबर mx प्रकार की अभिक्रिया आएगी। क्लियर हो गया? तो पहला ग्राफ क्लियर हो गया, कैसे बना वो क्लियर हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई तो ये हो गया पहला तो अवकलित समीकरण और उससे रिलेटेड ग्राफ। अब देखेंगे समाकलित समीकरण। डन हो गया इतना मामला। अब आगे, हाँ जी, समाकलित समीकरण। समाकलित समीकरण, तो हमने यहां पे इस समीकरण को देखो ध्यान से, माइनस dA/dt बराबर में KA ये था। क्या हम इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दें? मैंने इसको dA/A ऐसे कर दिया,
माइनस उधर भेज दिया, के भी उधर भेज, के उधर था ही सही, माइनस भेज दिया, dt कर दिया, ऐसे कर दिया, dA अपॉन a कर दिया, dA अपॉन a कर दिया, माइनस के dt कर दिया। कोई दिक्कत है? ताकि इधर a बच जाए, उधर t बच जाए। और फिर समाकलित करने में तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, हाँ है ना, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे हम यहां पर। तो दोनों और समाकलन करने पर, समाकलन करने पर अगर मैं दोनों और समाकलन कर दूं तो यार यहां पर dA a का समाकलन dA के सापेक्ष, और यहां पर माइनस के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, dt का समाकलन, dt का समाकलन, ठीक है। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, ये तो अनिश्चित समाकलन हो गया जिसमें कोई लिमिट हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। क्या? देखो t बराबर 0 सेकंड पर सांद्रता क्या है अपनी? a नोट। a नोट, हाँ है ना। और t बराबर t सेकंड पर सांद्रता क्या है अपनी? AT। तो इसमें रख दो, तो लिमिट लगा दो, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 से t बराबर t तक। तो यहां पे पहले सांद्रता 0, फिर बाद में t, AT। तो आपको यह भी पता होगा कि चूंकि हम जानते हैं, इधर तो मेरे स्पेस नहीं है फिर भी मैं लिख देता हूं, चूंकि हम जानते हैं 1/x का समाकलन कितना होता है? log x। क्या होता है? log बेस e x होता है। और log बेस e को हम क्या लिख सकते हैं? ln लिख सकते हैं। तो ln x लिख सकते हैं, हाँ या ना। 1/x का समाकलन log बेस e x होता है, log बेस 10 वाला नहीं, log बेस e। और log बेस e को अपन ln x लिख सकते हैं। तो यहां पर 1/x, यहां पर a है, यहां पर a है, यहां पर x था, यहां पर x था। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ln a, ओके, जिसके लिमिट लगी हुई है AT और A0 से AT तक, और इधर यहां पर माइनस के dt का समाकलन क्या होगा? t, और जिसकी लिमिट लगी हुई है 0 से t तक। तो इस लिमिट को लगा के सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, मतलब आपके समाकलित समीकरण आ जाएगी। पहली बात यहां तक समझ लो अच्छे से, ये स्टेप, देन ये स्टेप, तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। ये ln x और log बेस e पहले ही मैंने समझाया था आपको। अब आगे बढ़ते हैं, तो लिमिट कैसे रखते हैं? लिमिट कैसे रखी जाती है पढ़ा होगा। ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, पहले ऊपर की लिमिट रखेंगे माइनस, फिर नीचे की लिमिट, पूरा का पूरा इस पद में एक साथ। तो पूरा क्या था? ln a में क्या रखेंगे? ln AT, फिर माइनस लगाएंगे ln आपका A0, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, बराबर में ओके माइनस के, और t रखोगे, एक बार 0 रखोगे तो यहाँ पे KT बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको 2-3 समीकरण व्युत्पन्न करवाऊंगा इसी 1-2 पद से, तो ध्यान से देखना। अच्छा, ये t समय पे सांद्रता, तो देखो यहां पे एक सरल रेखा का समीकरण बताता हूं, एक ग्राफ बनाएंगे अपन यहां पे। इस समीकरण से जरा देखो ध्यान से, ln AT बराबर में, इसको इधर भेज दिया तो ये ln A0 हो गया, माइनस के KT हो गया। बेटा क्या ये आपको सरल रेखा का समीकरण दिखाई दे रहा है पहले जैसा? अरे AT बराबर A0 माइनस KT, तो बस यहाँ पे ln लगा हुआ है, जो कि सरल रेखा का समीकरण है, जो कि सरल रेखा का
समीकरण है। अगर मैं इसका भी ग्राफ बनाना चाहूं तो अगर आपसे बोल दिया जाए ये y अक्ष पर है, ये आपके पास हो जाएगा c और ये हो जाएगा आपके पास mx, तो y बराबर c माइनस mx, ढाल ऋणात्मक है तो ग्राफ बनाया जा सकता है, हाँ या ना। उससे हमने ये लिखा, कोई शक नहीं होना चाहिए। तो अगर बेटा मैं इनके ग्राफ बनाऊं तो क्या ग्राफ आप समझ सकते हो साइड में, ग्राफ किसके बीच में, y अक्ष पर ln AT, यस और नो, ln, ध्यान रखना ln है ये। अच्छा ln और log बेस 10 में आप संबंध जानते हो, मैंने पहले ही पढ़ाया, अभी लिखवा दूंगा उसको भी, ln AT। और इधर क्या है, x अक्ष पर ले लिया हमने टेम्परेचर, तो कैसा ग्राफ बनेगा सर, y बराबर c माइनस mx, एक सरल रेखा का ग्राफ है लेकिन इसकी ढाल कैसी, ऋणात्मक है, तो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसका जो ढाल है या प्रवणता है वो क्या है, माइनस के k है, हाँ या ना। और इसका जो अंतखंड है y अक्ष पर काटा गया है उसका मान ln a हो जाएगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। यही समाकलित समीकरण है, ठीक है। इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन अपन कर लेंगे, यही यहां पे इसको दे दिया मैंने, चलो समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। यही उपरोक्त समीकरण ही समाकलित वेग समीकरण होती है। अभी बात यहां तक खत्म नहीं हुई, अब इस समीकरण 1 से देखो, अभी हम तरह तरह की चीज निकालेंगे, समीकरण 1 से तरह तरह की चीज निकालेंगे। पहला इतना काम क्लियर हो गया, ये एक ग्राफ बन गया। अभी मैं यहां पर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूंगा ना, अलग अलग तरीके से। पहला दूसरा ग्राफ समझ में आ गया, पहला पहले बना लिया, अब ये दूसरा ग्राफ, ठीक है। साथ के साथ लिखते चले जाएं, नोट करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब पुनः समीकरण नंबर 1 से मैं KT को इधर लेके जा रहा हूं, इसको उधर भेज दे रहा हूं, log A नोट माइनस log AT कर दिया। तो log A माइनस log B वाला सूत्र क्या होता है, log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन B। तो log A माइनस log B, जो नहीं जानते ये फॉर्मूला लिख लेना। अरे log थोड़ी था, ये ln था ना, तो सॉरी यहां पे ln था, ln A माइनस ln B। तो ln log सब में ये फॉर्मूला चल जाता है, ln A गुणा B, इसका सूत्र ln A माइनस, अरे यार भाग चिन्ह यार, ln A अपॉन B बराबर ln A माइनस ln B, ये वाला फॉर्मूला। तो ये ln A माइनस ln B बराबर ln A अपॉन B। तो अगले पद पे वो लिख लेते हैं, हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, KT बराबर ln A नोट, ओहो, A नोट अपॉन में AT। क्या इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, बोलो 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 बोलो। एक और ग्राफ बना सकते हैं, चाहे तो एक और ग्राफ बना सकते हैं, ये और ये। अगर आपसे यहां पर ग्राफ, एक और ग्राफ में भी यहां चलो बता दूंगा, ये हमने देख लिया। इसको बेटा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको तो आप ऐसे का ऐसे लिखे रहना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो आपको एक और ग्राफ बना सकता हूं मैं यहाँ पे, ln A नोट अपॉन AT बराबर KT, y बराबर mx, एक ग्राफ और तैयार हो गया। इसको ऐसे ही लिखना, इसको हम आगे बढ़ाएंगे,
लेकिन अगर आपको इन दोनों के बीच में ग्राफ पूछ लिया जाए तो ये y बराबर mx प्रकार का हो जाएगा। y बराबर mx, y अक्ष पर ले लो आप ln a नोट अपॉन at, के वहां पे ढाल का काम कर जाएगा, t समय है। तो अगर आपको इनमें ग्राफ दे दिया जाए तो आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो। अगर आपको ln a नोट अपॉन at के बीच में ग्राफ बनाना हो तो भी बना सकते हो। ये y अक्ष पर है और ये ऐसे सरल रेखा ग्राफ मूल बिंदु से जाती हुई, ये भी बना सकते हो। समझ में आया? अब अगली बात, मैं यहां से k का मान निकालूं तो याद है आपको ln और log बेस 10 में क्या रिश्ता होता है? 2.303 log बेस 10 बराबर होता है ln x के। तो अगर मैं यहां पर इसको चेंज करूं, ये अपना प्रोग्राम साइड में चल रहा था, ठीक है, मैंने बोला था ना आपको kt बराबर 2.303 log बेस, अब 10 हो चुका है, log बेस 10 a नोट अपॉन 80। तो यहां पर k बराबर आ जाएगा आपके पास 2.303 बाई t बटे में भेज दिया log a नोट अपॉन 80। ये ध्यान रखें, ये है आपके पास एक इंपॉर्टेंट समीकरण। प्रारंभिक सांद्रता, t समय पे सांद्रता किसकी? a की। ये समय, ये क्या है आपके पास? टाइम। ये समीकरण, ठीक है, सब उसी से निकल के आ रही बेटा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहां पर a नोट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, at क्या है? t समय पे सांद्रता, जो कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो हमने प्रारंभिक सांद्रता क्या ली थी? a, और t समय पे सांद्रता कितनी हो गई थी? a माइनस x। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं शुरुआत से ही at और a नोट के मान भी बताता जा रहा था, उनका क्या मतलब है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, k बराबर 2.303 अपॉन में t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। तो जहां जहां at है उसका मतलब a माइनस x भी है, जहां a नोट है उसका मतलब a भी है, ठीक है। ये हो गया, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट समीकरण है। अभी इसी पर आधारित हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ये क्लियर हो गया। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और कहीं दिए क्या अपन ने? जरूरत ही नहीं पड़ी। समीकरण नंबर 2 इसको दे दो, ये दोनों एक ही, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो, ठीक है। तो यह एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट समीकरण है बेटा, ठीक है। इसी के आधार पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे कि बोल दिया जाएगा कि प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, t बराबर 25 सेकंड पर इतनी सांद्रता रह गई तो वेग स्थिरांक की गणना करो। या वेग स्थिरांक दे रखा होगा, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी होगी, इतनी सांद्रता बच गई तो समय ज्ञात करो, समय की गणना कर लेंगे। या फिर बोल देगा इस समय पर सांद्रता इतनी है, इस समय पे सांद्रता इतनी है, तो K1 और K2 का अंतर ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो, कुछ भी दे देगा, सब इस एक सूत्र से होएगा। समझ में आ रहा है? कैसे भी क्वेश्चन घुमाया जाएगा, यही समीकरण तुम्हारे काम आएगी। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, याद कर लेना अच्छे से। अब यहां पर अब ग्राफ का एक और हिस्सा मैं तुम्हें बताता हूं। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर जो समीकरण नंबर 1 है, यहां पर जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, इससे पहले कहीं समीकरण नंबर दी थी या नहीं दी थी? ओके 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 ओके। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3 दे दी ना यार। इसको दे देते समीकरण नंबर 1, ठीक है, वरना फिर वापस यहां पे लिखना पड़ जाएगा। अच्छा, इसको समीकरण नंबर 2 दे दूं मैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे दूं ताकि आप इस ग्राफ इसके हिसाब से बना लिया। ये समीकरण नंबर 2 इसको दे दो यार, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4 दे दो, ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4 दे दो। ओके, 2 के लिए ये ग्राफ हो गया, समीकरण 2 से 2 के लिए।
अब इस समीकरण 2 से मैं एक और चीज आपको सिखाऊंगा। एक समीकरण और होती है विल्हेमी समीकरण, वो भी यहां से व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, हाँ जी। पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से, तो हमने वहां पे देखा एलन ए नोट बाई ए टी बराबर में था के टी था। अगर बेटा जी मैं क्या करूं यहां पर अगर मैं क्या करूं, इसको पलट दूं, इसको पलट दूं, इसको जस्ट रिवर्स कर दूं, इसको सिर्फ पलट दूं, इसको ऊपर नीचे कर दूं तो इनवर्स आएगा, माइनस चला जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। देखो अगर यहां पर ए नोट अपॉन ए टी बराबर के टी है, ओके, अगर मैं इसको जस्ट पलट दूंगा ना तो यहां पे चिन्ह माइनस आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, जैसे कि अगर कहीं पर हो log x अपॉन वाई बराबर, जैसे कि यहाँ पे कोई z है, अगर मैंने इसको पलट दूंगा log y अपॉन z कर दूंगा ना बेटा, तो y अपॉन z कब आया होगा, इसको नीचे भेज दिया, इसको ऊपर, इसका इनवर्स कर दिया, घात -1 में आई होगी, तो -1 आगे आएगा, तो ऋणात्मक ये मान इधर भेज दो तो -z के बराबर हो जाएगा। तो x अपॉन वाई अगर z के बराबर है तो y अपॉन z, y अपॉन x माइनस जेड के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से, एलन ए नोट अपॉन, अरे एलन ए नोट इसको मैं हटा देता हूं। एक समीकरण और है जो हम इजाद करना चाहते हैं, यहां पर उसको भी इजाद कर लेते हैं। एलन, अगर मैं यहां पर ए टी अपॉन ए नोट कर दूंगा तो बेटा ये हो जाएगा माइनस के टी, ये मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ओके, जो आप यहां पर ये समीकरण नंबर 1 थी ना, इससे भी निकाल सकते थे, इस समीकरण नंबर 1 से भी निकाल। देखो एलन ए टी माइनस लोग एलन ए माइनस एलन बी बराबर माइनस के टी लिखा हुआ है, तो एलन ए माइनस एलन बी बराबर क्या होता, एलन ए अपॉन बी, एलन ए टी अपॉन ए नोट। तो देखो ध्यान से, एलन ए टी अपॉन ए नोट बराबर माइनस के टी, वो तो आ ही गया, वैसे भी आ ही जाता। ठीक है, ओके, ये हमने बनाया। अब एलन लिखो या लोग बेस ई लिखो, बात एक ही है। एलन लिखो या लोग बेस ई लिखो, बात एक ही है। यहां पर क्या आ गया, ए टी अपॉन में ए नोट आ गया, बराबर में माइनस के टी आ गया। आया या नहीं आया? तो मैंने आपको लोग की एक और प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है, लोग की एक और प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है। अगर लोग किसी का बेस ए हो और यहां पर बी लिखा हुआ हो, वो सी के बराबर हो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर सी। क्या ये लोग की एक और प्रॉपर्टी है? मतलब अगर कहीं पर लोग ए, लोग बेस ए बी लिखा हुआ है, वो सी के बराबर है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर में चला जाएगा जो भी कुछ है। तो लोग बेस ई, यहां पे जो लिखा हुआ है ये माइनस के टी के बराबर है, तो यहां पर ये बी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ये सी का काम कर रहा है। तो बेटा जी आप मुझे बता सकते हो क्या, ए टी अपॉन ए नोट किसके बराबर हो जाएगा, ई की पावर माइनस के टी के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये चर घातांकी यहाँ पे फलन आ गया। तो यहां पर हम क्या करें, इस ए नोट को इधर भेज दो, तो ए टी बराबर ए नोट ई की पावर माइनस के टी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ध्यान समझ लो, जो कि विल्हेमी समीकरण है, जो कि विल्हेमी समीकरण है, जो कि विल्हेमी समीकरण है। ए टी बराबर ए नोट ई की पावर माइनस के टी। तो इसमें ज्यादा कुछ फॉर्मूले नहीं आए। एक तो एक ही फॉर्मूले सारा काम हो जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी एलन लोग, लोग क्रियाकारक की सांद्रता अपॉन बची हुई सांद्रता, भाई प्रारंभिक मात्रा ए अपॉन ए माइनस एक्स, फिर उसे से अलग अलग अपन ने इजाद कर लिए, कुछ नहीं है। देखो ये वाला कैसे बनाया, एक बार मैं वापस से समझा देता हूं, एक बार मैं वापस समझा देता हूं। हमने यहां तक प्रोसेस करा, ये समीकरण लिखा,
इसी समीकरण में सारी चीजें हैं। अगर इसी समीकरण में अगर मैं यहां पर ln a माइनस ln b वाला सूत्र लगा दूंगा तो ln a अपॉन b बन जाएगा बराबर माइनस kt बन जाएगा। ओके, तो वहां से डायरेक्ट आप यहां पे पहुंच जाओगे, यहां पे पहुंच जाओगे और फिर ये निकाल लोगे, ये विल्हेमी समीकरण वहां से आ जाएगा। ओके, और अगर इसी को रोकना चाहूं मैं तो मैं ये वाला ग्राफ बना लूंगा और यहां पर ये हो गया और कहां गया कहां गया कहां गया, यहां से केटी का मान निकाले, ये इसको इस तरफ भेज दिया तो यहां पर ये समीकरण आ गया, टी को बटे में भेज दिया तो ये आ गया, फिर उससे ये आ गया। तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक के बेटा, इनसे डरने की जरूरत नहीं। ये आ गई आपके समीकरण नंबर 5। अब एक ग्राफ और कि यार समय के साथ एक ही सांद्रता जो कि क्रियाकारक है उसमें क्या परिवर्तन आएगा, वो ये ग्राफ बताएगा। ये टाइम टी है, ये टी समय पर एक ही सांद्रता है, ई चरघातांकीय फलन है। जहां ये लिख लिया, अब यहां लिख लेना जहां जहां एटी टी समय पर टी सेकंड पर सांद्रता, ठीक है, ए नोट टी बराबर 0 सेकंड पर सांद्रता, ई चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन ये होता है ये। ओके, के तुम जानते ही हो और टी समय है ही सही। के क्या है, वेग स्थिरांक, टी समय है ही सही, अगर किसी को ना पता हो तो। अगर एटी और ई के बीच में ग्राफ दिया, एटी और टी के बीच में ग्राफ दिया जाए तो कैसा बनेगा? हाँ जी, तो कैसा बनेगा? जैसे कि देखो ध्यान से इनके बीच में ग्राफ, एक ग्राफ ये क्रियाकारक ए की सांद्रता और टाइम टी के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा। क्या अभी तक ऐसा ग्राफ बनाया है हमने? देख लो, अभी तक हमने ऐसा ग्राफ बनाया है क्या? देखो, दर और सांद्रता के साथ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर होती है वो क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। ऐसा ग्राफ ये नहीं बनाया, ये हमने यहाँ बनाया। फिर ये वाले ग्राफ एलन वेलन वाले ग्राफ थे, फिर ये वाला ग्राफ भी एलन वेलन वाला ग्राफ था, ये वाला ग्राफ अलग है तो ये वाला ग्राफ नहीं बनाया। तो टी और यहाँ पर ए जो कि सांद्रता है उनके बीच में कैसा ग्राफ बनेगा? चरघातांकीय फलन ऐसा ग्राफ बनाना है इस तरीके से। यहां पर इसकी प्रारंभिक सांद्रता ए नोट, फिर जो कि समय के साथ घटती जा रही घटती जा रही घटती जा रही, क्रियाकारक समय के साथ कम होता चला जाएगा ना, तो ये चरघातांकीय फलन का ग्राफ बनता है बेटा। तो यहां पर हमने ये सारे ग्राफ भी देख लिए, अच्छे से समझ लिए। कोई दिक्कत है एक बार आप जरूर बताएं अगर हो तो। क्वेश्चन भी करेंगे बेटा, क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। टेंशन मत लो, पहले पढ़ा तो दूं, क्वेश्चन तब करवाऊंगा ना जब मैं थोड़ी बहुत थ्योरी तो पढ़ाऊं बेटा। सर ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है बेटा, तभी तो मैं करवा रहा हूं। इसमें आपके अगर देखोगे ना एक दो ग्राफ, लेकिन ये सारे ग्राफ अलग अलग हैं। हर एक ग्राफ से इस ग्राफ की ढाल क्या है बेटा? इस ग्राफ की कोई ढाल नहीं है, ये कर्व में सरल रेखा नहीं है। हर एक बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच के फिर ढाल देखनी पड़ेगी। ओके, इतना हो गया, इतना हो गया। हाँ हाँ हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक की इकाई ये भी देख लो। हाँ जी, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देख लिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक देख लो। और कितनी छोटी थी, हाँ, सारी की सारी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में डाउट हो, सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसकी घात क्या आ जाए, इसकी वेग स्थिरांक की इकाई क्या आ जाएगी बेटा? के की इकाई आ जाएगी। यहाँ पर वेग स्थिरांक की इकाई क्या आ जाएगी? समय इनवर्स, समय इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स या घंटा इनवर्स। हाँ या ना? आप ये फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं प्रभु? हरिओम पाटीदार। बेटा पहले पढ़ लेता तो आज तेरे को ये बोलना ना पड़ता।
अगर तू पहले पढ़ लेता इस चैप्टर को, तेरे को आज लगता नहीं कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। हाँ जी सर, लोग के साथ 10 नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया आपने, कहाँ पे बेटा? हर जगह तो लगाया है, हर जगह तो लगाया है, ठीक है। अरे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसका कोई वो नहीं, इतना इशू नहीं है। हाँ जी, ये हो गया। मेरा कमेंट आ रहा है, कौन कौन से फॉर्मूले याद करने। देखो यहाँ पे अभी एक फॉर्मूला और आएगा ना, अर्धायु काल की गणना। अब अगला अर्धायु काल की गणना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, प्रथम डायरेक्ट लिखवा दूं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, अर्ध आयु काल, टी हाफ। डायरेक्ट लिखवा दूं बेटा, डायरेक्ट लिखवा दूं। देखो अर्धायु काल वह समय जब क्रियाकारक आधा रह जाए। तो यहां पर जब t बराबर, अगर हम t हाफ लेंगे तो यहां पर यार x का मान कितना हो जाएगा, a/2। तो ये जो तुम्हारे समीकरण है ना, ये जो समीकरण है ना, इसमें अगर t बराबर t हाफ हो जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, a/2। इसमें रख देना a/2, कट कटा के यहाँ पे मान आ जाएगा, और यहाँ पर वो मान कितना आता है, तो t हाफ बराबर मान आता है 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला आता है 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला आता है। टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। समीकरण 5 के नीचे लिखा हुआ है, जो कि विल्हेमी समीकरण है, विल्हेमी समीकरण है, विल्हेमी समीकरण है। आज वाली स्लाइड नहीं आई बेटा, आ जाएगी ना यार, विल्हेमी समीकरण है, ठीक है। टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन, सिर्फ फॉर्मूला याद रख सकते हो, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला याद रख सकते हो बेटा, इसलिए मैंने इसमें फॉर्मूला लिखवाया। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल क्रियाकारक की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है? क्या प्रथम कोटि 0.693 कहां से आया बेटा, सोल्व करने पे आया, उसमें मान रखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। हाँ जी, क्या यहां पर टी हाफ प्रथम कोटि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पे डिपेंड करता है ना? तो यहां पे लिख लो, यहां लिख लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, अरे यार ये एफ क्यों बन जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्धायु काल टी हाफ क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्रियाकारक की सांद्रता पर, क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। कितनी सांद्रता है, डजंट मैटर, निर्भर नहीं करता है। ओके, हाँ जी, निर्भर नहीं करता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक ग्राफ और आ गया आपके पास, टी हाफ टी 1/2 और यहां पर क्रियाकारक की सांद्रता। कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, बताओ कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट, नियत वाला, ठीक है। सांद्रता कितनी बढ़ाते जाओ टी हाफ का मान फिक्स रहेगा, नियत, ठीक है, ठीक है। सर बता दीजिए कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने, देख मैं लिख देता हूं एक साथ, सीधी रेखा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कौन कौन से फॉर्मूले इसमें आए, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें आए। तो देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला आपके पास ये आया, एलन
आपको बस एक दो फॉर्मूले याद रखने, जिसे सारे निकलते जाएंगे, सारे निकलते जाएंगे, सारे ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। ठीक है, आप बस ये एक फॉर्मूला ये ध्यान रख लो। कौन सा फॉर्मूला? k बराबर 2.303 अपॉन में t log प्रारंभिक सांद्रता अपॉन शेष सांद्रता। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रख लो बेटा, एक तो पहला। दूसरा विल्हेमी समीकरण ध्यान रख लो, t समय पे सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता e की पावर माइनस के टी, ये दूसरा फॉर्मूला ध्यान रख लो। और तीसरा t हाफ 0.693 अपॉन के, ये तीन सांद्रता ध्यान रख लो बस। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, तुम्हारे बहुत काम आएगा, तुम्हारे और बहुत काम आएगा। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ये भी लिख लेना भैया, टी हाफ यहां पे टी हाफ का एक और फॉर्मूला लिख लेना बेटा, काम आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होती है। 2.303 इंटू log 2, क्योंकि log 2 का मान रख के गुणा करने पे ये आता है। बहुत सी बार मान ही मत रखो ना, कटकटाने में आसानी हो जाती है। ये एक ही बात है। हाँ, ln 2 अपॉन के 2.303, ये ln हो जाएगा, ln 2 अपॉन के भी हो जाएगा। ठीक है, या एक और लिख लो भाई, एक और बच्चों ने बताया तो ये भी लिख लो, 1/2 टी हाफ बराबर ln 2 अपॉन के, ln 2 अपॉन के, ये फॉर्मूले लिख लो। टी हाफ का ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, क्योंकि 2.303 log 10 ln के बराबर होता है, तो ln 2 अपॉन के लिख दो। हाँ जी, ठीक है, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दे, कर ले क्वेश्चन। अब ये भी और ये सब एक ही जैसे हैं। log 2 का मान क्या है? log 2 का मान बेटा लिखवाया तो है। अंकिता बेटा पहले क्वेश्चन कर लो, पहला क्वेश्चन, log 2 का मान 0.3010 पढ़ाया तो था। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन कर ले, इट्स ओके। नहीं, पहले क्वेश्चन करेंगे ना, सॉल्यूशन। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल 6 मिनट है, तो वेग स्थिरांक बताओ। हाँ जी, अरे कोटि कोटि नमन वमन मत कर बेटा, क्वेश्चन लगा। हाँ जी, टी हाफ क्या दे रखा है? 6 मिनट। किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए। तो हम जानते हैं ना, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपोन में क्या होता है? के। तो बस के का मान निकाल दे। के बराबर कितना हो जाएगा? 0.693 अपोन में 6 का भाग लगा दे, मिनट इनवर्स के पदों में आंसर आ जाएगा। बच्चे बता भी रहे हैं भैया 0.1155, डायरेक्ट कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लेते हो, मिनट इनवर्स। सर लोग 10 की जगह आप लोग 2 क्यों लिखते? अरे बेटा, लोग 10 तो बेस होता है, बेस, आधार, वो तो आधार होता है। और कितनी कोटि है, इग्नोर मत करो बेटा, एक द्वितीय कोटि और है। हो गया, देखो स्टार्ट होने से पहले ही हो गया। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन और कर लो, फिर ये आपके घर पे होमवर्क। ये क्वेश्चन और कर लो। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि के ही क्वेश्चन फॉर्मूले लगाने हैं, प्रथम कोटि के ही फॉर्मूले लगाने हैं। क्रिया कारक की सांद्रता 20 मिनट में 0.1 मोलर से घट करके 0.25 मोलर रह जाती है। दर नियतांक ज्ञात करो, दर नियतांक ज्ञात करो। 0.699 बेटा, राहुल कुशवाहा 0.6, पायल कुमावत वेरी गुड बेटा। ये वाले कर लोगे। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो। कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा बेटा, कल नहीं लूंगा, क्योंकि कल 3 बजे
शुक्रवार है ना, शुक्रवार किसकी रहेगी? ए स्टार बैच की क्लास रहेगी। ये वाला प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता, देखो टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 20 मिनट। ओके, मिनट में ही देखो आंसर दे रखा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ए प्रारंभिक सांद्रता से इतनी रह गई, तो ए का मान दे रखा है 1 मोलर और ए माइनस एक्स घट करके कितनी रह गई? 0.25 मोलर रह गई, घटकर इतनी रह गई ना, हाँ है ना। तो दर नियतांक के का मान ज्ञात करना है, तो ए की सूत्र है के बराबर 2.303 अपोन में टी 20 लोग बेस 10, ए का मान 1, ए माइनस एक्स का मान 0.25, दशमलव हटाया 2 जीरो लगाया तो 100 हो गया, 100 25 चौक 100 लोग 4, तो के का मान 2.303 लोग 4 बन गया। ये लोग 4, लोग 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लोग 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा 20, 2.303 ये 2, फिर लोग 2 का मान कितना होता है 0.3010 बटे में 20, 2 से 20 कट गया 10 टाइम्स, ये और ये गुणा करके 0.693 देता है बटे में 10, तो ये आ जाएगा 0.0693 के मिनट इनवर्स। सिंपल है। ओके, अब बाकी ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, स्कूल की छुट्टी, हाँ छुट्टी 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 छुट्टी, बाय 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 बाय। देखो एक ने बोला था 10 पे छोड़ देना, 7:10 पे छोड़ देना, बेटा 3 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। ओके, बाय बाय। ओके, हाँ बस 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 नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, खुश? हाँ ना 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 पायल, बस अगला क्वेश्चन ये आप घर पे कर लेना, बाकी फिर अपन अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो दोबारा देख लो, जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, हाँ जी, तुषार कुमार, देखता हूँ बेटा, सबके मैसेज देखता हूँ। ठीक है, इन दोनों को गुणा करोगे तो 0.693 आएगा, बटे में 10 है तो वो उस तरीके सोल्व कर लेना। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों स्लाइड आ जाएगी इस क्लास की, पिछली क्लास की भी। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बढ़िया से पढ़ते रहें। थैंक यू, जय हिंद।